टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। आज ये मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग के बाद ये तय किया जाना था कि कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो स्क्वाड है जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। और अब टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज, मोहम्मद शमी की टीम में वापसी हुई है और आज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मीटिंग होनी है। मैं आपको बता दूं कि अगले महीने फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में इसलिए रही क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में। अब इंडिया पाकिस्तान जाएगा नहीं, जाए या ना जाए, इस बात को लेकर बहुत लंबा एक विवाद चला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से कोशिश की गई थी कि भारतीय टीम किसी भी तरीके से पाकिस्तान आ जाए ताकि उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सके, लेकिन टीम इंडिया ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोग्राम तैयार किया गया और न्यूट्रल वेन्यू पर भारत और पाकिस्तान के मैच होने की बात कही गई कि जो भी मैच पाकिस्तान में इंडिया का था वो न्यूट्रल वेन्यू पर होगा, ये बात हुई थी। इसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोग्राम आगे बढ़ा और अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। खास बात यह कि रोहित शर्मा को ही कप्तानी सौंपी गई है। हालांकि अगर पिछला कुछ वक्त में देखूं तो रोहित शर्मा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है उसमें भी बहुत खराब प्रदर्शन रहा और प्रदर्शन को लेकर सवालों के घेरे में आए थे रोहित शर्मा। लेकिन एक बार फिर से रोहित शर्मा पर ही टीम मैनेजमेंट ने, बीसीसीआई ने भरोसा जताया है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रोहित शर्मा को ही टीम का कप्तान बनाया गया है। खास बात यह है कि मोहम्मद शमी की भी टीम में वापसी हुई है। मोहम्मद शमी टीम इंडिया के बहुत शानदार गेंदबाज हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो टीम से बाहर चल रहे थे। कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज थे, इसके अलावा कुछ उनके हेल्थ इश्यूज भी थे जिसके चलते जिसके चलते टीम में शामिल नहीं हो पा रहे थे मोहम्मद शमी। लेकिन जाहिर तौर पर मोहम्मद शमी टीम में वापस लौटे हैं और जिस तरह की सटीक गेंदबाजी वो करते हैं उसका फायदा डेफिनेटली टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में मिलने वाला है। खास बात यह है कि एक युवा खिलाड़ी को वाइस कैप्टन बनाया गया है। मैं शुभमन गिल की बात कर रहा हूं। शुभमन गिल बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और इस बार उन्हें रोहित शर्मा के नायब के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे और शुभमन गिल टीम के वाइस कैप्टन होंगे। शुभमन गिल राइट हैंड के बेहद शानदार बल्लेबाज हैं। आमतौर पर आपने शुभमन गिल को ओपनिंग करते हुए देखा होगा और इनिशियली जब शुभमन गिल ने अपना डेब्यू किया था तो बहुत शानदार क्रिकेट उन्होंने खेली थी। लगातार उनके बल्ले से सेंचुरीज भी निकली थी। हालांकि बीच में एक थोड़ा सा एक पीरियड ऐसा आया था जब अप एंड डाउन परफॉर्मेंस रही थी शुभमन गिल की, लेकिन एक बार हम फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी शुभमन गिल को मिली है चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े आईसीसी टूर्नामेंट के लिए। तो रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम एक अच्छा परफॉर्मेंस देगी, इस बात की पूरी उम्मीद हम कर रहे हैं। आज मीटिंग होनी थी, आज ये तय होना था कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो टीम का ऐलान कर दिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाएगी। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेलेगी। मोहम्मद शमी की टीम में वापसी हुई है और शुभमन गिल को टीम इंडिया का वाइस कैप्टन बनाया गया है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब से बस कुछ ही पलों में हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर मैं मनोज जोशी से चर्चा करूंगा कि कितनी बैलेंस्ड ये टीम है। और अभी जो एक बड़ा सेटबैक टीम इंडिया को मिला है ऑस्ट्रेलिया में, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस तरीके से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस रहा, क्या उस हार से उबर कर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में एक चैंपियन की तरह उभर कर आएगी, इसकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। अगले महीने फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल भी टीम में शामिल किए गए हैं। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। कितनी बैलेंस्ड ये टीम है, बैटिंग और बॉलिंग के लिहाज से कितना बैलेंस इस टीम में रखा गया है। जाहिर तौर पर मोहम्मद शमी टीम में लौटे हैं तो मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी की वापसी से जो टीम इंडिया का बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो मजबूत होगा। लेकिन मुझे ये देखना है कि बुमराह टीम में है या नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कुछ उनको कुछ चोट वगैरह है, शायद इस वजह से उनको वो टीम में अवेलेबल होंगे या नहीं हो पाएंगे। अब ये मैं जानूंगा। मनोज जोशी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो मुझे जरा टीम में कौन कौन है वो बता दीजिए और बुमराह है कि नहीं है ये भी बता दीजिए। देखिए, बुमराह का चयन जो हुआ है वो है सब्जेक्ट टू फिटनेस, क्योंकि अभी उनके साथ कई मसले हैं, पूरी तरह फिट नहीं हैं, उनको अभी कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला गया है और उसके बाद वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बेंगलुरु में है वहां वो जाएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि उनकी फिटनेस लेवल क्या है। लेकिन आप 12 तारीख तक, 11 या 12 फरवरी तक आप टीम में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं।
ये एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक प्रोविजनल स्क्वाड है। सिलेक्शन भी कर लिया कि अगर फिट होते हैं तो फिर बुमराह तो जरूरत है टीम इंडिया की। बिल्कुल, तब आपको एक अलग से तेज गेंदबाज की जरूरत पड़ेगी और आपके पास अभी मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल नहीं किया गया, तो सिराज उनकी जगह पे रिप्लेस हो सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा रहेंगे। लेकिन अभी जो तेज गेंदबाज है, मैं आपको पूरी टीम आपको एक बार से बता देता हूं। इस वक्त टीम जो है, रोहित शर्मा है टीम के कप्तान, जैसा कि उप कप्तान आपने बताया शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह सब्जेक्ट टू फिटनेस, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि संजू सैमसन को टीम में जगह नहीं मिली है। जो बीसीसीआई जिसने कहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना आपके लिए अनिवार्य होगा, अगर आप नहीं खेलेंगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, उसका पहली गाज गिरी है संजू सैमसन पर। यहां मेरिट पर नहीं बल्कि बीसीसीआई की नीतियों पर वो फिट नहीं बैठे, इसलिए उनका चयन नहीं हुआ है। अगर आप उनका औसत देखेंगे, मैं तो देख रहा था कि संजू सैमसन तो मतलब अच्छा खेल रहे हैं। 58 का उनका औसत है जनाब, रोहित जी, 58 का उनका औसत है और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो पिछला मैच उन्होंने वनडे का खेला है उसमें उनकी सेंचुरी है। अभी T20 क्रिकेट में जो मैचेस हुए उसमें लगातार बैक टू बैक 2 उन्होंने सेंचुरी बनाई है। तो ये कैसा, मतलब ये बात समझ में नहीं आती कि आप इतना ज्यादा रिजिड हो गए हैं कुछ चीजों को लेकर। अच्छा, मुझे मनोज जी याद आता है कि शायद अभी जब आप बता रहे हैं कि अभी जब संजू सैमसन अच्छा खेल रहे थे, हाल फिलहाल में सेंचुरीज भी उन्होंने लगाई हैं, तब उनके एक पिता का स्टेटमेंट बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि मतलब तमाम प्रतिभा के बावजूद भी मेरा बेटा दुर्भाग्यशाली रहा, कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी आया था उनके पिता का। बिल्कुल, देखिए ये मैं तो ये कहूंगा कि सभी खिलाड़ियों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। केरल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, जो कि उनके बाहर होने का कारण बने, क्योंकि उन्होंने शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सारे मैच खेले, काफी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उसका उन्हें इनाम भी मिला। इनाम ये मिला कि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 स्क्वाड है उसमें उनको टीम में जगह दी गई। लेकिन वनडे क्रिकेट में उन्होंने कहा मैं बहुत थक गया हूं, मैं छुट्टी परिवार के साथ छुट्टी मनाना चाहता हूं, और वो दुबई चले गए। और इस दौरान उनका कैंप था विजय हजारे ट्रॉफी का, जो वनडे क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, नेशनल चैंपियनशिप होती है वनडे क्रिकेट की, उसमें वो उपलब्ध नहीं थे। और उस आधार पर जो है उन्होंने केरल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, क्योंकि उनके संबंधों में तलखी रही है, उन्होंने उनका सिलेक्शन ही नहीं किया। उन्होंने कहा मैं तो इंतजार कर रहा था कि मेरा टीम में चयन होगा तो मैं तो खेलूंगा, मैं तो खेलने के लिए तैयार था। अब या तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्लेयर पलायन कर जाता है राज्य को, या तो दूसरे राज्य की तरफ से खेलने लग जाता है। क्या आप सोचते हैं कि विराट कोहली अगर नहीं खेल रहे हैं 2012 से, अगर वो अपनी मंशा जाहिर करेंगे खेलने की, क्या डीडीसीए की इतनी हिम्मत है कि उनको मना कर दे कि नहीं आपको नहीं खिलाएंगे, या ऋषभ पंत को नहीं खिलाएंगे, या रोहित शर्मा को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन मना कर सकता है कि आप तो हमारे कैंप में आए नहीं, हम आपको नहीं खिलाएंगे। तो ये स्टेट एसोसिएशन के साथ जो रिश्तों में जो तलखी थी वो एक कारण बनी है, और वो बेचारे एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद बाहर हो गए। ऋषभ पंत ठीक है, डिफेंस अच्छा है उनका, एक मैनचेस्टर में उनकी सेंचुरी भी है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट के वो उतने चैंपियन प्लेयर नहीं है जितने कि टेस्ट क्रिकेट के हैं वो। तो यहां पर संजू सैमसन की कमी निश्चित तौर पर खलेगी। रही बात, करुण नायर का नाम नहीं है इसमें, जिन्होंने कंसिस्टेंटली अभी जो है 5 सेंचुरियां बनाई हैं। 7 मैचों में 5 सेंचुरियां बनाना और हाफ सेंचुरी, बाकी 48 रन, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस। क्योंकि अब बीसीसीआई की नीतियां यहां भी हावी रही, उन्होंने कोशिश यही की कि हम उनको खिलाना चाहते हैं जो अपकमिंग है, यंगस्टर हैं, जिनको हम लंबे समय तक लेकर साथ चल सकते हैं। ये बात फिर भी समझ में आती है, क्योंकि अगर इसी नीति पर चलना होता तो आप जो है परफॉर्मेंस ही अगर क्राइटेरिया होता तो चेतेश्वर पुजारा तो बाहर ही ना जाते। ऑस्ट्रेलिया में वो जो है माइक जो थामा उन्होंने, उनको तो बल्ला थामना चाहिए था, और ऐसे अजिंक्य रहाणे को बाहर ही नहीं होना चाहिए था टीम में। लेकिन उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, उसके हिसाब से करुण नायर को भी बाहर बैठना पड़ा। ये देश के 2 इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं, वीरेंद्र सहवाग और करुण नायर, जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई है टेस्ट क्रिकेट में। मैं समझता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में उन पर विचार जरूर होना चाहिए। और तीसरा मोहम्मद सिराज, जो बहुत एक्सेस जिसे कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट के शिकार हुए। उन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट का उन पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, हम बुमराह में उलझे रहे, लेकिन उन्होंने तीनों फॉर्मेट खेले, तीनों फॉर्मेट में कंसिस्टेंटली गेंदबाजी की, लंबे स्पेल तक गेंदबाजी की। ठीक है, अभी उनको रेस्ट दिया गया है, और मैं तो ये कहूंगा कि वो भी टीम में जल्दी ही वापसी करेंगे। हो सकता है कि बुमराह, अगर जैसा कि कहा जा रहा है कि लीग मुकाबलों में बुमराह शायद फिट ना हो पाए, तो हो सकता है सिराज को आप 11 या 12 तारीख को जो अंतिम आपको लिस्ट भेजनी है उसमें उनका नाम हो।
ठीक। अच्छा मनोज जी, खैर छोड़िए, अब जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, ठीक है, वो पॉलिसीज के चलते नहीं हुआ, या जो भी रीजंस आपने गिनाए। अभी जो है हमारे पास खिलाड़ी, अब जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उड़ान भरेंगे, उसके लिहाज से अगर मैं देखूं तो आप किस तरीके से टीम को देखते हैं? बैटिंग और बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे रखा गया है? बैट्समैन पर जोर है या क्या रहा है? देखिए रोहित जी, बहुत बैलेंस टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने आप में टीम मुकम्मल है और एक अतिरिक्त आपने ओपनर रखा है, ये बहुत स्वागत योग्य बात है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जिन्होंने आज तक वनडे क्रिकेट खेला ही नहीं है, वनडे इंटरनेशनल में कभी नहीं उतरे, लेकिन उनमें एडेप्टेबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि उनको आप टेस्ट खिलाते हैं तो अच्छा टेम्परामेंट दिखाते हैं, उनको आप T20 खिलाते हैं तो पावर प्ले में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर जाते हैं। तो और अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने सबसे ज्यादा भारत की तरफ से रन भी बनाए हैं, तो उसका निश्चित तौर पर एक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करने का उन्हें इनाम मिला है, उनको टीम में रखा गया। जबकि वर्ल्ड कप की टीम में आपके ओपनर जो है ये दो हुआ करते थे, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, तो अब आपके पास तीसरे यशस्वी जायसवाल हैं। कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे कि आप इसमें यशस्वी जायसवाल को से आप प्लेइंग 11 में उनसे ओपन करा दें, उनको पहले मैच में खिला लिया जाए, कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ ये है कि हमारा कितना जबरदस्त कंपटीशन है कि शुभमन गिल जो है कंसिस्टेंटली उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उनका फेवरेट जो फॉर्मेट है वो वनडे क्रिकेट ही है, तो वनडे क्रिकेट में उनका एवरेज भी 56-57 के आसपास का उनका एवरेज है। तो अब हमारे पास ये जो कट थ्रोट कंपटीशन होता है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और रही बात आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, टीम कितनी बैलेंस है, देखिए जब भी कोई टीम का चयन होता है वर्ल्ड कप के लिए, आईसीसी ट्रॉफी के लिए, तो उसमें यह देखा जाता है कि आप में ऑलराउंडर कितने हैं। T20 वर्ल्ड कप हम जीते, ऑलराउंडर्स का बहुत बड़ा उसमें हाथ था, चाहे वाशिंगटन, चाहे उसमें अक्षर पटेल हो, चाहे जडेजा हो, चाहे आपके हार्दिक पांड्या हो। इस टीम में भी हार्दिक पांड्या भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं, वाशिंगटन सुंदर भी हैं, चार ऑलराउंडर आपने टीम में रखे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने जो है बल्लेबाजी, गेंदबाजी मुकम्मल खिलाड़ियों को ज्यादा तवज्जो दिया है। आपने अटैकिंग फॉर्मेट अपनाते हुए कुछ अटैकिंग सोच आपकी जो जाहिर हुई है। आपने कुलदीप यादव का चयन किया, जो हर बार जो है 2000 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप हो, ODI वर्ल्ड कप, उन्होंने बहुत अपनी मौजूदगी का एहसास कराया हमेशा। बहुत शानदार गेंदबाजी उन्होंने की, और पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने एशिया कप में 5 विकेट हॉल किया, बाबर आजम को नहीं टिकने दिया उन्होंने अपने सामने। 2019 में के वर्ल्ड कप में जो उनकी ड्रीम बॉल थी वो बड़ी चर्चा का विषय बनी। तो अटैकिंग भी है सोच और डिफेंसिव सोच भी है कि हमने 8वें-9वें नंबर पर बल्लेबाजी को गहराई देने के लिए हमने वाशिंगटन सुंदर को टीम में रखा है। तो ये अपने आप में बैलेंस टीम है जी। मोहम्मद शमी की वापसी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मोहम्मद शमी को मैंने हमेशा एक बड़े बैलेंस्ड गेंदबाज के तौर पर देखा है, बहुत बैलेंस्ड वो गेंदबाजी करते हैं, और मैंने देखा है कि जब जब जरूरत पे उनको बुलाया जाता है वो हमेशा कमाल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मोहम्मद शमी जैसा सीम बॉलर आज दुनिया में कोई नहीं, यकीनन। और उनके साथ थोड़ा फिटनेस वाला इशू था, अब वो फिटनेस वाला इशू भी दूर हो गया है। पहले उनके स्वेलिंग थी, इस वजह से उनका टीम में चयन नहीं हुआ था। लेकिन रणजी ट्रॉफी में जिस तरह से उन्होंने पूर्व रणजी चैंपियन मध्य प्रदेश के खिलाफ 43 ओवर की गेंदबाजी की, जिस तरह से उन्होंने 9 मैच खेले बैक टू बैक सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के, उन्होंने अपनी फिटनेस को साबित किया। कई जगह उन्होंने 3-3 विकेट भी लिए, 4 ओवर में 3 विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो रनों पर कंट्रोल भी किया। तो सीम मूवमेंट जो है वो, उसकी एक कमी खल रही थी भारतीय टीम में उनके बिना, अब उनके आने से वो कमी भी दूर हो गई है। अब क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी एशियन सब कॉन्टिनेंट में हो रही है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि स्पिनर्स पे और जोर दिए जाने की जरूरत थी, या फिर पार्ट टाइम से काम चला लेंगे? नहीं, देखिए 4 आपके पास रिकॉग्नाइज स्पिनर हैं। अब देखिए जडेजा के पास तजुर्बे की कोई कमी नहीं है, उनकी जो गेंदें स्किड होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं। अक्षर पटेल की जो स्टेटर 1 होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं। कुलदीप यादव, उनकी गेंदें जो है, जिस तरह की उनकी गेंदबाजी है, उनके लिए तो कोई खैर शब्दों की हमें कमी शब्द कम पड़ जाएंगे हमें उनकी गेंदबाजी को बयान करते हुए। और इसके अलावा जो है वाशिंगटन सुंदर, वो एक आप ये कहिए कि रविचंद्रन अश्विन की एक क्लोन कह लीजिए उनको। बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, बल्लेबाजी में गहराई देते हैं, और गेंदबाजी में आप उनसे पावर प्ले में गेंदबाजी करा सकते हैं। स्पिनर्स में अकेले वही एक ऐसे प्लेयर है जिन्हें तजुर्बा है इस चीज़ का। आप शुरुआती 10 ओवर में उनसे गेंदबाजी करके विकेट चटका सकते हैं। जहां रन रोकना होता है वो रनों पर कंट्रोल भी बहुत अच्छा करते हैं। तो स्पिन बॉलिंग हमारी मुकम्मल है, ऑलराउंडर्स हमारे पास है। लेकिन कमी कहीं मुझे लग रही है इस पूरी टीम में, तो वो गेंदबाजी फास्ट बॉलिंग में आपके पास विकल्पों की कमी है। आप बुमराह अगर खुदा ना खास्ता, जैसा कि कहा जा रहा है, सोर्सेज के हवाले से खबरें भी आ रही हैं कि वो लीग मुकाबलों में शायद ना उतर पाएं और शायद सीधा नॉकआउट मुकाबलों में वो उतरें भारत के नॉकआउट में पहुंचने की स्थिति में, तो उस वक्त आपके पास विकल्प बहुत कम हो जाते हैं। आपके पास ले देकर मोहम्मद शमी और सिराज
सिराज भी नहीं, अर्शदीप सिंह और तीसरे आपके पास हार्दिक हालांकि पांड्या। अब मैं भी पिछले कुछ वक्त देखूं तो अर्शदीप ने अच्छा परफॉर्म किया, ऐसा नहीं कि निराश उन्होंने किया, बॉलिंग ठीक ठाक की है और विकेट टेकिंग टेंडेंसी है उनके अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। साउथ अफ्रीका का दौरा याद कीजिए, इनके ऊपर जो एक ठप्पा लगा हुआ था कि ये T20 क्रिकेट ही खेल सकते हैं, लेकिन इन्होंने वनडे क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज बने, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी सीरीज में विकेट भी चटकाए इन्होंने। अभी रणजी ट्रॉफी में पिछले दिनों हमने इनको 49 रन की पारी खेलते हुए देखा, तो बहुत अच्छा लगा कि अगर लोअर ऑर्डर के हुए हमारा बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आज दुनिया भर में जितना क्रिकेट हो रहा है, वनडे क्रिकेट में हमने देखा कि T20 का इतना ज्यादा असर है कि टीमें 50 ओवर पूरे नहीं कर खेल पा रही हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से खाली अक्षर पटेल पर भरोसा करने की बजाय जडेजा पर भरोसा ज्यादा किया गया है, क्योंकि यदि आपके 3 या 4 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, क्योंकि ऐसा बड़ा सामान्य चीज है कि 21 पर 4 या 30 पर 5 आपके आउट हो गए, तो ये ना हो कि पूरी टीम आपकी 100 पर उखड़ जाए। उस वक्त आपको KL राहुल याद आते हैं, उस वक्त आपको रविंद्र जडेजा याद आते हैं, तो और ऋषभ पंत भी डिफेंस उनका काफी अच्छा डिफेंस है। तो मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा गया है कि अगर आपके पास कोई अटैकिंग सोच है तो साथ साथ आपका डिफेंसिव माइंडसेट भी है, और साथ में आपने प्रैक्टिकल होते हुए आपने बल्लेबाजी को गहराई देने की कोशिश भी की है। ये अभी ऑस्ट्रेलिया दौरा जो रहा भारत का, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बहुत खराब, मुझे लगता है कि शायद इसको भूलकर टीम इंडिया को आगे बढ़ना होगा, खासतौर पर रोहित और विराट को। जी देखिए, वो टेस्ट क्रिकेट की फितरत थी और ये अब वनडे क्रिकेट है, और मैं समझता हूं कि जो खासकर रोहित शर्मा का आपने जिक्र किया, उनके पैर नहीं चल रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में पैर ना चलना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर आपके पैर नहीं चलते तो कई बार आप खड़े खड़े भी जो है ना छक्के मार देते हैं। जैसे संजू सैमसन को हम याद कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो खड़े खड़े लेग स्पिनर पर और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पर बहुत अच्छे छक्के लगाते हैं, चाहे वो आपको लॉन्ग ऑफ की तरफ हो, लॉन्ग ऑन की तरफ हो, एक्स्ट्रा कवर की तरफ हो, काउ कॉर्नर की तरफ हो, बहुत अच्छे वो शॉट्स लगाते हैं। तो रोहित शर्मा में ये खूबी है, और विराट कोहली का मैं समझता हूं कि जो 5वें 6ठे स्टंप की गेंद तो उनको यहां भी परेशान कर सकती है, उनको थोड़ा इससे रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो आप गेंदों को छोड़ सकते हैं, वनडे क्रिकेट में इतना ज्यादा आप गेंदों को लीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। मुझे लगता है वक्त रहते विराट कोहली के पास इतना तजुर्बा है कि इन सब समस्याओं से वो समस्याओं को दूर कर लेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन में अब कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जैसे कि अब यशस्वी जायसवाल का नाम लिया और हमने देखा है कि यशस्वी कंफर्टेबल भी रहते हैं ओपन करने में, तो आपको लगता है कि कोई एक्सपेरिमेंट किया जा सकेगा कि रोहित या यशस्वी को उतारा जाए, या फिर शुभमन या यशस्वी, एक नया कॉम्बिनेशन उनको देखने को मिले? नहीं तो फिर रोहित शर्मा कहां जाएंगे? सवाल ये है ना कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में तो नीचे खेल लेते हैं, लेकिन अब वनडे क्रिकेट में उनको नीचे उतारना तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। तो शुरुआती ओवरों में क्योंकि जिस तरह से वो चढ़कर आक्रमण करते हैं, 2023 का वर्ल्ड कप हर किसी को याद है, जब उन्होंने शुरुआती ओवरों में टीम की ऐसी बल्ले बल्ले की और अपोनेंट टीम को के जो मेन स्ट्राइक बॉलर थे उनकी जो धुनाई की है उन्होंने, उससे वो बॉलर जो है अंत तक अपने संभल नहीं पाए थे, जिससे भारत के लिए बेस बहुत अच्छा तैयार हुआ। तो रोहित शर्मा मानकर चलिए कि वो एक आपके लिए ओपन करेंगे, और उनके साथ में अब ये है कि अगर आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन पर जाएंगे तो यशस्वी जायसवाल एक अच्छा विकल्प है। लेकिन शुभमन गिल का दोष क्या है? सवाल ये है कि उनका तो ये पसंदीदा फॉर्मेट है, जहां 57-58 का उनका औसत है इस फॉर्मेट में, जहां वो बहुत उन्होंने रन बनाए हैं, काफी रन बनाए हैं। तो अब हो सकता है कि यशस्वी के साथ वही हो जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ, जहां वो बाहर ही बैठे रहे, लेकिन अतिरिक्त आपके पास विकल्प उपलब्ध था जो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अभी जो चल रहा है उस पर शायद मैनेजमेंट छेड़छाड़ नहीं करेगा? जी हाँ, बिल्कुल वही लग रहा है मुझे, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप जो था, आप याद कीजिए उस टीम में और इस टीम में अगर आप देखेंगे तो आपके शार्दुल ठाकुर नहीं है, तो वाशिंगटन सुंदर यहां पर टीम में है। उस टीम में आपके पास ईशान किशन नहीं थे, ईशान किशन थे, और अब यहां पर जो है आपके पास ईशान किशन नहीं है और उनकी जगह पर ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया गया है। तो आपके पास जो विकल्प थे उसमें आपने एडजस्टमेंट किया। प्रसिद्ध कृष्णा उस टीम में थे, लेकिन अब प्रसिद्ध कृष्णा उस टीम में नहीं है, लेकिन यहां तेज गेंदबाज की एक कमी निश्चित तौर पर खल रही है। जो आपने अभी बैलेंस की बात पूछी, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर एक तेज गेंदबाज आप अतिरिक्त रखते तो शायद स्थिति बेहतर होती। एक स्पिनर कम कर सकते थे, या आप किसी बल्लेबाज को कम कर सकते थे आप, क्योंकि KL राहुल और पंत दोनों एक साथ खेलते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे प्लेइंग 11 में, दोनों को एक साथ जगह मिल पाएगी। तो आप दोनों में से एक समझौता कर सकते हैं, लेकिन एक तेज गेंदबाज के साथ समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, वहां की पिचें बहुत स्लो पिचें हैं, दुबई की पिचों पर हमें मैच खेलने हैं। अभी वहां इंटरनेशनल क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है, जहां लो स्कोरिंग मैच है, रन नहीं बन रहे हैं, तो वहां आपको गेंद रुककर आएगी। वहां शुभमन गिल बहुत आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो जहां गेंद रुककर आती है वहां के लिए आपको
अलग से स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो एक तेज गेंदबाज मैं समझता हूं और होना चाहिए था। ठीक है, एनीवेज टीम इंडिया का ऐलान हुआ है और कॉम्बिनेशन हमारे सामने है और कुछ नए खिलाड़ी इंट्रोड्यूस हुए हैं और अब उम्मीद करते हैं कि यशस्वी जायसवाल को अपना वनडे डेब्यू करने का मौका यहां पर मिले और मोहम्मद शमी वापसी की है तो एक बार फिर से उनकी दमदार गेंदबाजी हमको देखने को मिले। विराट और रोहित का जो ये दौरा रहा जो ऑस्ट्रेलिया का, वो खराब रहा, लेकिन उससे उभरें और टीम इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में ये टीम चैंपियन की तरह उभर कर सामने आए। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए एंड गुड लक टू टीम इंडिया।